हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के इंडिया ईयरबुक के सेशंस में। हमने ऑलरेडी 4 चैप्टर्स खत्म किए हुए हैं। मैं आपसे रेकमेंड करूंगा कि पहले आप वो 4 चैप्टर्स देख लें। आज हमारा 5वां चैप्टर है। हम इस चैप्टर में एग्रीकल्चर के बारे में एक ओवरव्यू देखेंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे कि भारत देश में एग्रीकल्चर किस तरीके से है, किस तरीके से कृषि वगैरह होती है, एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज किस हद तक जो है वो सक्सेसफुल रहे हैं इंडिया में। इन सभी चीज़ों के बारे में आज का हमारा चैप्टर। सबसे पहले आइए थोड़ा बहुत डाटा जो है वो परखते हैं। सबसे पहले 54.6% ऑफ द पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज एज पर सेंसस 2011। यही लेटेस्ट सेंसस है जो हमारे पास है। आगे के जो 2021 के सेंसस जो है वो अभी नहीं हुए हैं। तो एज पर द लेटेस्ट सेंसस विच वी हैव, लगभग 54.6% जो पूरा पॉपुलेशन है, 121 करोड़ में का जो पॉपुलेशन है उसमें से 54% जो है लगभग, या फिर 55% जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज कि डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री, ये सभी भी जो है वो अलाइड एक्टिविटीज की तरह देखे जाते हैं। तो इस तरीके से एग्रीकल्चर या फिर उसके अलाइड एक्टिविटीज के साथ जो है जुड़े हुए हैं। It contributes 17.4% to the country's gross value added for the year 2016-17 at current prices। यानी कि ग्रॉस वैल्यू का जो एडिशन हो रहा है वो पूरी तरीके से 17% जो है वो सिर्फ हमें एग्रीकल्चर से ही देखने को मिलता है। यानी कि लगभग 18% जो भारत की जीडीपी में ग्रोथ जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर और उसकी अलाइड एक्टिविटीज से देखने को मिलता है। हालांकि ये सही बात है कि लगभग 55% पॉपुलेशन इसमें यहाँ पर जुड़ा हुआ है और जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत कम है। इसके कई रीजंस है, क्योंकि मॉनसून्स पर ज्यादातर इंडिया का एग्रीकल्चर डिपेंड करता है। सही तौर पर अगर इरिगेशन हमें फैसिलिटीज नहीं है, लैंड की फर्टिलिटी वगैरह, साइंटिफिक तरीके फार्मर्स वगैरह इस्तेमाल नहीं करते, वो फिर अलग डिस्कशन है। हम फिर कभी किसी और वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। तो फिलहाल के लिए बस इतना याद रखिएगा कि 55% अराउंड जो है वो पॉपुलेशन इसमें इन्वॉल्व है और कंट्रीब्यूशन जो है वो समवेयर अराउंड 18% का है। 3 कॉन्स्टिट्यूएंट डिपार्टमेंट्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, तो हमारे पास एक सेपरेट मिनिस्ट्री है एग्रीकल्चर से डील करने के लिए। तो 3 जो है प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं या फिर डिपार्टमेंट्स हैं इस मिनिस्ट्री के। सबसे पहला डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डायरीइंग एंड फिशरीज। एनिमल हस्बेंड्री जहां पर हम एक कमर्शियल तौर पर जानवरों को पालते हैं, पोल्ट्री हो गया, या फिर फिशरीज वगैरह जैसे कि हम कहते हैं जहां पर फिशेस वगैरह को जो है एक कंट्रोल्ड सस्टेनेबल एनवायरमेंट में उन्हें ग्रो करते हैं और बाद में उन्हें बेचा जाता है। डायरीइंग ऑफकोर्स दूध का जो मिल्क प्रोडक्शन का जो इंडस्ट्री है वो भी बहुत ही अच्छी तादाद पर इंडिया में डेवलप हो रहा है। दूसरा जो है वो है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन। तो ये सोलली जो है एग्रीकल्चर के रिलेटेड रिसर्च और एजुकेशन से ही रिलेट करता है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर, ये ज्यादातर जो कोई भी फार्मर्स जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज में जुड़ने की कोशिश जो करते हैं, बेस्ट एग्जाम्पल अगर मैं देख सकूं तो गुजरात में हम अमूल देख सकते हैं, तो ये भी एक फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी है। तो इस तरीके से बहुत ही इनोवेटिव स्टेप्स का इस्तेमाल करके मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो है वो फार्मर का वेलफेयर भी देखती है। एग्रीकल्चर के उस पूरे डिपार्टमेंट को जो है वो सुधारने की कोशिश करती है। मेजर प्रोग्राम्स, थोड़े बहुत मेजर प्रोग्राम्स हैं हमारे भारत में एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए, फार्मर्स के डेवलपमेंट के लिए। हम करंट उन चंद स्कीम्स या फिर प्रोग्राम्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला जो मेजर प्रोग्राम आता है वो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। सिंचाई यानी कि इरिगेशन, तो जाहिर सी बात है कि इरिगेशन रिलेटेड ही है। द स्कीम हैज बीन अप्रूव्ड विद एन आउटले ऑफ 50,000 करोड़ फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, दैट इज 2015 to 20। तो लगभग 5 साल के लिए जो है 50,000 करोड़ जो है बजट में एलोकेशन किए गए हैं, ताकि इरिगेशन डिपार्टमेंट को खासकर फार्मर्स के लिए जो है डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि फार्मर्स का डेवलपमेंट इनडायरेक्टली इरिगेशन से जुड़ा हुआ है और एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट इरिगेशन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। The major objective of प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना is to expand cultivable area under assured irrigation। जो कोई भी कल्टिवेबल एरिया हमारे पास है उसे assured irrigation यानी कि guaranteed irrigation की फैसिलिटी दी जाए। Enhance the adoption of precision irrigation and other water saving technologies such as per drop, more crop, etc। तो इस तरीके से अलग अलग साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके वाटर स्टोरेज फैसिलिटीज को बढ़ा के किस तरीके से रेन वाटर का हार्वेस्टिंग वगैरह किया जा सकता है, इन सभी चीजों के बारे में जो है रिसर्च वगैरह किया जाएगा और लोगों तक जो है ये टेक्नोलॉजीज और ये तरीके से जो है अवेयरनेस बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। द मिशन इज एडमिनिस्ट्रेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेस, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुनेशन। तो ये फिलहाल के लिए ये डेवलपमेंट जो है वो खासकर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का देखभाल करेगा।
अगला जो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है वो है एग्रीकल्चरल क्रेडिट फैसिलिटीज भी हमें दिए जाते हैं, जैसा कि इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। इंटरेस्ट सबवेंशन का मतलब यह है कि आपका जो कोई भी आपने क्रेडिट लिया हुआ है, लोन लिया हुआ है एग्रीकल्चर के लिए, उसमें से चंद हिस्सा या फिर चंद पार्ट जो है इंटरेस्ट का खासकर वो सरकार पे करेगी। यानी कि आपका जो बर्डन है लोन पे करने का, खासकर इंटरेस्ट का, वो थोड़ा बहुत गवर्नमेंट जो है वो आपके साथ शेयर करेगी। ये बहुत ही एक मेजर प्रोग्राम है। कई स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी इन इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम्स को फॉलो किया हुआ है। Under it, interest subvention is provided on short-term crop loans up to 3 lakh for a period of 1 year। तो एक साल तक की अवधि के लिए अगर आपने अंडर 3 लाख रुपीस का कोई भी लोन लिया हुआ हो, खासकर एग्रीकल्चर के लिए, विच इज मेड अवेलेबल टू फार्मर्स एट सबवेंटेड इंटरेस्ट रेट ऑफ 7% पर एनम एंड इन केस ऑफ टाइमली रीपेमेंट ही गेट्स रिड्यूस्ड टू 4% पर एनम। अगर यही रीपेमेंट अगर वो टाइमली करता है, किसी भी तरीके का डिले वगैरह नहीं होता, तो उसे 7% पर एनम से घटाकर 4% पर एनम किया जाएगा। यानी कि सरकार जो है एडिशनली जो कोई भी इंटरेस्ट उस पर आएगा वो सरकार खुद तो डायरेक्टली पे करेगी। ये बहुत ही अच्छा एक स्कीम है जो कई फार्मर्स को जो है एक बून की तरह काम करता है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है वो है क्रॉप इंश्योरेंस। इंश्योरेंस की फैसिलिटी भी दी जाती है आपके क्रॉप्स पर। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट फार्मर्स अगेंस्ट क्रॉप फेल्योर ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज, फ्लड्स हो सकते हैं, रेन्स हो सकते हैं, ड्रॉट वगैरह हो सकता है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वाज इंप्लीमेंटेड फ्रॉम खरीफ 2016। तो इसके तहत जो है सरकार खुद आपको क्रॉप इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी। किसी भी तरीके के नेचुरल कैलामिटीज अगर हो, आपका क्रॉप फेलियर वगैरह हो, तो आपको पूरे पैसे जो है इंश्योरेंस के वो लौटा दिए जाएंगे। आइए थोड़ा बहुत एडिशनल नॉलेज जानने की कोशिश करते हैं एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट है कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस। तो ये करता क्या है? देखिए, CACP दैट इज कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस इज मैंडेटेड टू एडवाइज ऑन द प्राइस पॉलिसी दैट इज MSP ऑफ 23 क्रॉप्स। अब यहाँ पर MSP क्या है? MSP का माना है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये भी एक तरीके से गवर्नमेंट इंटरवेंशन है, मार्केट इंटरवेंशन है, जहां पर सरकार आपको आपके फसल के सीजन से पहले ही आपको 23 जो क्रॉप्स होते हैं, अलग अलग पैडी, जवार, रागी, बाजरा, इस तरीके से 23 जो है वो क्रॉप्स होते हैं, उसका एक मिनिमम प्राइस जो है आपको बता देती है। यानी कि फर्दर अगर क्रॉप फेलियर हो जाए या फिर किसी भी तरीके का मार्केट प्राइस अगर फार्मर के लिए सूटेबल नहीं होता, तो वो मंडीज होती हैं, APMC एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज, तो वहां पर फार्मर कर इस मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर जो है अपना पूरा प्रोड्यूस बेच सकता है और सरकार जो है डायरेक्टली उससे खरीदेगी। तो इसे MSP कहते हैं। तो इस तरीके के MSP को जो है वो सजेस्ट करने वाला, तो इस तरीके के MSP के प्राइजेस को सजेस्ट करने वाला, एडवाइस करने वाला कमीशन जो है वो CACP है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। CACP सबमिट्स इट्स रिकमेंडेशन इन द फॉर्म ऑफ प्राइस पॉलिसी रिपोर्ट्स एवरी ईयर। हर साल जो है ये अपने रिपोर्ट्स जो है रिकमेंड करता है, देता है। Determinants of MSP pricing policy is rooted not in cost plus approach, though cost is an important determinant of MSP। महज कॉस्ट के बेसिस पर MSP डिसाइड नहीं किया जाता, और भी कैसे ऐसे कई फैक्टर्स होते हैं। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन देखा जाता है, उस वक्त के रेनफॉल्स किस तरीके से उस तरीके से देखा जाता है, एरिया वगैरह का भी देखा जा सकता है, और जो है इंटरनेशनल मार्केट्स में प्राइसेस किस तरीके से, ऐसे कई ऐसे रीजंस को जो है वो देखा जाता है। तभी जो है CACP एक MSP प्राइस को जो है वो रिकमेंड करता है। आइए थोड़ा बहुत इंडिया के लाइव स्टॉक के बारे में जानते हैं, यानी कि पशु जो होते हैं, कैटल वगैरह, यानी कि कैटल वेल्थ भी अगर हम कह सकें, तो लाइव स्टॉक किस तरीके से है, पशु किस तरीके से है इंडिया में। अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट्स ऑफ सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, द वैल्यू ऑफ आउटपुट लाइव स्टॉक सेक्टर एट करंट प्राइसेस वाज अबाउट रुपीज 5,91,691 crores ड्यूरिंग 2015-16, विच इज अबाउट 28.5% ऑफ द वैल्यू ऑफ द आउटपुट फ्रॉम एग्रीकल्चरल एंड अलाइड सेक्टर्स। तो सिर्फ कैटल रेयरिंग वगैरह, लाइव स्टॉक वगैरह, जो जितने भी हमने बात किए हुए हैं, गोड्स हो या फिर काउस हो या फिर फिशरीज वगैरह, उसमें से तमाम जितना भी एग्रीकल्चर से कंट्रीब्यूशन आता है, तो उस एग्रीकल्चर को लगभग 30% कंट्रीब्यूट करने वाला इकलौता लाइव स्टॉक है। यानी कि एक बहुत ही मेजॉरिटी स्टेक्स जो है वो एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज में इस लाइव स्टॉक का लेना देना है। India continues to be largest producer of milk in the world with an annual growth rate of 6.62%। तो एनुअल ग्रोथ रेट जो है इंडिया के मिल्क प्रोडक्शन का वो बहुत ही अच्छा है, समवेयर अराउंड 7% है या फिर 6.62% जैसे कि हम कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। मैंने कहा मिल्क प्रोडक्शन वाज 176.3 मिलियन टन्स इन 2017-18। Currently the total poultry population is 729.21 millions। तो जब हम लाइव स्टॉक कहते हैं तो सभी पोल्ट्री है, कैटल है, फिशरीज है, इन सभी को मिलाकर ही है। तो पोल्ट्री का पॉपुलेशन भी बहुत ही अच्छा है, लगभग 729 मिलियंस जो है पोल्ट्री के हेंस हमें देखने को मिलता है एज पर 19th लाइव स्टॉक सेंसस। तो लाइव स्टॉक का भी सेंसस जो है वो चलता है। एंड एग प्रोडक्शन वाज अराउंड 88.14 बिलियन ड्यूरिंग 2016-17। Meat production in the beginning of 12th plan was 5.93 million tons, which further increased to 7.7 million tons in 2017-18। इसमें भी बहुत ही अच्छा ग्रोथ हमें
देखने को मिलता है। दरअसल इंडिया इज द सेकंड बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मीट इन द एंटायर वर्ल्ड। During 2017-18, India exported rupees 13,77,244 tons of fish and fisheries products worth 45,106.89 crores। जाहिर सी बात है कि दुनिया में वन ऑफ द लॉन्गेस्ट जो है वो इंडिया का कोस्ट लाइन है, समवेयर अराउंड 7,500 किलोमीटर्स। तो जाहिर सी बात है कि फिश प्रोडक्शन भी बहुत ही अच्छा है हमारा। तो ये थी चंद बातें आपको जाननी थी एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज, खासकर लाइव स्टॉक वगैरह के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।